सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। कैसे हैं भैया आप सब लोग? आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? अच्छे हैं सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे। तैयारियां भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम लोग के एक बहुत कॉमन टॉपिक, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए कॉमन टॉपिक लिटरेरी टर्म्स। तो आज की इस क्लास में हम लिटरेरी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं और लिटरेरी टर्म्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो न केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बल्कि रीड से संबंधित भी हों। तो क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड या रीड की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। यहां आपको कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट सिलेबस आपको यहां मिल जाएगा। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं और ये हमारा पहला क्वेश्चन। आप लोग भी इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है, पिक आउट द वन, ये आपका क्वेश्चन है, पिक आउट द वन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या क्वेश्चन है बेटा? आपके पास चार ऑप्शंस हैं, उनमें से एक वो ढूंढना है आपको जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल नहीं है। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो लिटरेरी टर्म है वो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है। आपको पढ़ना चाहिए ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। हम देखें क्या क्या चीजें आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, आप लोग पहले इसका आंसर कर दीजिएगा, फिर हम इस पे चीजों को और ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों ने लिख दिया होगा आंसर, अब हम इस पे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले जो आपको जानना चाहिए वो ये जानना चाहिए कि ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। DRAMATIC, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? MONOLOGUE, व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग? ड्रामेटिक का मतलब होता है रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एक्शन। जहां भी आपको ड्रामा की बात आती है, ड्रामेटिक वर्ड होता है वो एक्शन से रिलेटेड होता है। मोनो का मतलब सिंगल होता है, MONO, मोनो का मतलब होता है एक या फिर सिंगल। लॉग का मतलब होता है बातचीत करने से। ड्रामेटिक मोनोलॉग के किसी एक आदमी द्वारा कहा हुआ, एक आदमी का बोला हुआ, एक आदमी का नरेशन होता है। कोई एक आदमी कुछ नरेट करता है, वो क्या कहलाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। यानी इसमें सिंगल स्पीकर होता है, SINGLA, सिंगल स्पीकर होता है। यानी इसमें एक ही स्पीकर होता है, बोलने वाला आदमी एक होता है। ठीक है। दूसरी बात, तो फिर क्या इसमें कोई सुनने वाला होता है? यानी स्पीकर तो होता है, लेकिन क्या लिसनर भी होता है? LISTENER, क्या लिसनर भी होता है? क्या भी आदमी बोलेगा तो एक ही, तो क्या लिसनर की एब्सेंस होती है या फिर लिसनर की प्रेजेंस होती है? इसमें लिसनर की प्रेजेंस होती है, PRESENC। यानी ऐसा लगता है कि कोई स्पीकर अकेला बोल रहा है और कोई आदमी उसको सुन रहा है। यानी एक पैसिव लिसनर होता है, एक इंप्लाइड लिसनर होता है। कई प्रकार से शब्द आपसे पूछ सकते हैं। पैसिव लिसनर हो सकता है IMPLIED, इंप्लाइड लिसनर हो सकता है। कौन हो सकता है बेटा इसमें? इंप्लाइड लिसनर हो सकता है। यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग के एक आदमी का स्पीच होता है, एक आदमी का नरेटिव होता है, एक आदमी का नरेशन होता है, जिसमें एक स्पीकर होता है, एक बोलने वाला होता है और सुनने वाला भी होता है। लेकिन जो लिसनर होता है वो कुछ भी बोलता नहीं है, वो केवल और केवल क्या करता है? सुनता है।
ठीक है, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की बेसिक डेफिनेशन थी। इसके आप गहराई से जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहां हमने आपको थोड़ा सा बता दिया कि होता क्या है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन देखिएगा क्या है हमारा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ड्रामेटिक मोनोलॉग का नहीं है। ठीक है, पहला देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट राइड टुगेदर। जब कभी भी आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम लिया जाए, जब कभी भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का जिक्र किया जाए, तब आपके दिमाग में एक नाम जो आएगा वो कौन सा है, रॉबर्ट ब्राउनिंग है। कौन सा बेटा, वो ROBERT, रॉबर्ट ब्राउनिंग। Robert Browning was the master of dramatic monologue. He was not the inventor of dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग को उस आदमी ने इन्वेंट नहीं किया, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग को उस आदमी ने खोजा नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग पहले से लिखे जाते रहे हैं, लेकिन जिस आदमी के हाथ में आकर ड्रामेटिक मोनोलॉग अपनी हाइट पर पहुंचा, अपनी पीक पर पहुंचा, उस आदमी का नाम क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि हु वॉज द मास्टर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तब आप क्या कहेंगे बेटा, रॉबर्ट ब्राउनिंग था। ठीक है, इस रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स लिखे, उनमें से एक कौन सा है, माई लास्ट राइड टुगेदर। ये एग्जाम्पल हमने क्यों लिया है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, यानी BA और MA में आप लोगों ने कहीं न कहीं पढ़ा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो ये आप याद रखेंगे कि माई लास्ट राइड टुगेदर रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ है, और रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये पोएम क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं आपको ऐसे पूछे, आपसे ये पूछे सकते हैं, माई लास्ट राइड टुगेदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑड है, लिरिक है, सोनेट है और ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तब आप कहेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग का है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है, लास्ट राइड टुगेदर किसका लिखा हुआ है, ये पोएम किसकी है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग किसका है। तब भी आप क्या बताएंगे बेटा कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का लिखा हुआ एक फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इट इज रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। समझ में आ गई बात। अब आपके सिलेबस में एजेस और आपके सिलेबस में पीरियड्स भी हैं, एजेस और पीरियड्स भी हैं। तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का संबंध कौन से पीरियड से है या फिर कौन से एज से है। रॉबर्ट ब्राउनिंग एक एज के बहुत जाने माने, बहुत फेमस पोइट हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताना है बेटा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का संबंध कौन से एज से है, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग का संबंध कौन से पीरियड से है। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग्स माई लास्ट डचेज, ये भी आपके एग्जाम में है, ये भी आपके सिलेबस में है। कहीं न कहीं ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। तो माई लास्ट डचेज ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग का बहुत अच्छा ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्लियर है भाई। ये जो पोइम है ये तो MA के ये तो आपके जो फर्स्ट ग्रेड है उसके सिलेबस में अभी भी है। तीसरा देखिएगा, यानी ये दोनों के दोनों क्या हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, जब भी आप ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ेंगे तो एक बार उसका असाइड और सोलिलोक्वी से डिफरेंस कर लेना, तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। विलियम वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे, ये भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक शानदार एग्जाम्पल है। क्या है भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोइम कौन सी, टिंटन अबे, ये पोइम भी ड्रामेटिक मोनोलॉग का अच्छा एग्जाम्पल है। आप देखिएगा, जब आपको एग्जाम में ड्रामेटिक मोनोलॉग से कुछ पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, या तो उसकी डेफिनेशन पूछेंगे, या फिर उसके एग्जाम्पल्स पूछेंगे, या फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग किसने लिखा ये पूछेंगे। हमने वो सब इस क्वेश्चन में डालने की कोशिश किया। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये कौन से एज से रिलेटेड है, ये आपको बताना है।
जिस प्रकार से अभी आपने बताया कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है वो विक्टोरियन एज के, कौन से एज के हैं, विक्टोरियन एज के, उसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ कौन से एज से हैं ये भी आपको बताना है। हर एक बच्चा, सामान्य जानकारी वाला बच्चा भी बता देगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ का संबंध कौन से एज से है। ही वॉज द लीडिंग पॉइंट ऑफ रोमांटिसिज्म, कौन से एज में है, कौन से मूवमेंट्स में है, रोमांटिसिज्म मूवमेंट में है। ये चीजें बेटा अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके सिलेबस में मूवमेंट्स भी हैं, आपके सिलेबस में एजेस भी हैं, आपके सिलेबस में लिटरेरी टर्म्स भी हैं। तो क्यों नहीं आप लोग क्या करें, सबको जोड़ के समझने का प्रयास करें, तब चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। और अब एक चौथा जो आपके पास डी ऑप्शन है, ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन देखिएगा भाई। क्या आपने कभी इसका नाम सुना है जो हमने डी ऑप्शन दिया है? एक एक ऑप्शन हमने बहुत सोच समझ के लिखा है, बहुत ही जानबूझ के, इंटेंशनली। डी ऑप्शन आपका मिल्टन्स लिसिडास। क्या ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है? नहीं है। ये जो पोइम है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है, तो फिर ये किसका एग्जाम्पल है ये भी पता होना चाहिए आपको। ये भी आपके सिलेबस में है, इसलिए हमने ये एग्जाम्पल लिया है। लिसिडास जो है ये जॉन मिल्टन की, किसकी बेटा, जॉन मिल्टन। कई बच्चों को लिटरेचर में बड़ी दिक्कत आ रही है क्योंकि उनको लिटरेचर छोड़े हुए बहुत दिन हो गए। कई बच्चे बेचारे 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर के तो टच में है, ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन लिटरेचर उनका बिल्कुल छूट गया। तो मेरा प्रयास ये है कि आपका लिटरेचर में वापस से इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, आप चीजों को वापस से समझना शुरू कर दें, क्योंकि अब सेकेंड ग्रेड एग्जाम पास करने के लिए बेटा आपको लिटरेचर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पोर्शन उसका बढ़ा दिया है, हो सकता है मार्क्स भी वहां से ज्यादा के क्वेश्चंस आए। जॉन मिल्टन की एक के शानदार एलेजी है, ELEGY, जॉन मिल्टन के एक शानदार एलेजी। तो ये क्वेश्चन कहां कहां पूछा जा सकता है? ये क्वेश्चन आपको एलेजी वाले चैप्टर से पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्या है, एलेजी भी है। तो जब एलेजी के एग्जाम्पल आप लिखेंगे तब ये लिसिडास जरूर लिखेंगे। ये जॉन मिल्टन ने ये एलेजी कब लिखी? आप जानते हैं एलेजी कब लिखी जाती है? अपने किसी साथी के, अपने किसी बहुत नजदीकी आदमी के, अपने किसी बहुत प्रिय आदमी के खो जाने की स्थिति में क्या लिखी जाती है? एलेजी लिखी जाती है। इनका एक दोस्त हुआ करता था, 1637 की बात है। कब की बात है? 1637 की बात है। 1637 में इनका एक दोस्त था जो कैम्ब्रिज में इनके साथ था, एडवर्ड किंग। क्या नाम था उसका? EDWARD, एडवर्ड किंग नाम था इनके दोस्त का। क्या नाम था बेटा इनके दोस्त का? एडवर्ड किंग इनके नाम का दोस्त था। ये जहाज से आ रहे थे, पानी की जहाज से, और डूब गए, और डूबने से इनके दोस्त की 1637 में क्या हो गई? डेथ हो गई। और अपने दोस्त के मरने पर उनकी याद में, उनकी प्रशंसा में, उनको कमेमोरेट करने के लिए जॉन मिल्टन ने एक एलेजी लिखी 1637 में। कब भाई? 1637 में लिखी, और 1638 में ये पोइम क्या हो गई? पब्लिश हो गई, जो कि बहुत शानदार एलेजी मानी जाती है। ये एलेजी का कौन सा प्रकार माना जाता है भाई? ये एलेजी का कौन सा प्रकार? एलेजी का एक प्रकार होता है पेस्टोरल एलेजी, PASTORAL, पेस्टोरल एलेजी, ELEGY। कौन सी एलेजी बेटा? पेस्टोरल एलेजी। अभी जो रीट की एग्जाम हुई थी उसमें पूछा था पेस्टोरल एलेजी के बारे में। तो पेस्टोरल का मतलब होता है रूरल, ग्रामीण। जहां भी पेस्टोरल का जिक्र आता है वो शेपर्ड होता है, गढ़रिया। यानी इसमें जो मौन कर रहा होता है, मौन यानी होता है किसी के मरने पर विलाप करना। मौन करने वाला आदमी भी क्या होता है? गडरिया होता है। और जिस पर विलाप किया जाता है, जिसकी मौत पर लिखी जाती है, उसको भी क्या माना जाता है बेटा? शेपर्ड माना जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था।
तो क्या है ये? जॉन मिल्टन की एक पेस्टोरल एलेजी है। एलेजी पे भी क्वेश्चंस आएंगे, हमने भी आगे क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे? लेसिडास इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लेसिडास किसका एग्जाम्पल है? आप लोग बताइए भी। ओड का, लिरिक का, एलेजी का, एपिक का? किसका एग्जाम्पल है बेटा? एलेजी का। पहला क्वेश्चन, लेसिडास वॉज रिटन बाई। लेसिडास किसने लिखी? जॉन मिल्टन ने। लेसिडास वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ। लेसिडास किसके मरने पर लिखी गई? तो ये सारी चीजें आप लोगों को हमने समझा दी हैं। निश्चित रूप से आपके चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो बेटा, एक बात आप और बताइएगा मुझे, मिल्टन जो है ये कौन से एज का था? मिल्टन का संबंध कौन से एज से है या फिर कौन से मूवमेंट से है, ये बताइएगा। मिल्टन का संबंध, देखो मिल्टन पैदा कब हुए? 1608 में। मिल्टन 1608 में पैदा हुए और 1674 में मिल्टन की क्या हो गई? डेथ हो गई। जॉन मिल्टन फेमस किसके लिए है? पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट किसका एग्जाम्पल है? एपिक का। और एपिक आपके सिलेबस में है। बेटा देखिएगा, हम कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएंगे। कोई भी बात आपसे ऐसी नहीं करेंगे जो आपके समय को खराब करती हो। कोई भी बात आपसे ऐसी नहीं करेंगे जो आपको सिलेबस से बाहर की हो। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पूरे मन से, पूरे एकदम मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। हम भी कोशिश करते हैं कि पूरे मन से आप लोगों को पढ़ाएं, केवल वही बातें बताएं, केवल वही बातें करें जो आपके काम की हों। आपकी काम की बातें नहीं हों, उन पे चर्चा नहीं की जाए। आप सब लोग बहुत मन से पढ़ते हैं, इस बात की रियली मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे लगभग सभी वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप देते हैं, इस बात की बड़ी खुशी होती है और तभी मन करता है कि भी आपको और भी चीजें बताई जाएं। 1608 से लेके 1674 यानी कौन सी सेंचुरी? 17th सेंचुरी। CENTURY। कौन सी सेंचुरी बेटा? 17th सेंचुरी का पॉइंट था ये। इस एज को कहते हैं प्यूरिटन एज। PURITN, प्यूरिटन एज कहते हैं इसको। कौन सा एज कहते हैं भाई इसको? प्यूरिटन एज कहते हैं, या फिर खुद मिल्टन के नाम से इसको मिल्टोनिक एज भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको? मिल्टोनिक एज भी कहते हैं। समझ में आ गई? ये एज फिर जाके दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा बेटा? ये दो भागों में बटा। एक तो 1603 से लेके 1625 तक। कई बच्चों को लग रहा होगा सर ये आप हमें क्यों बता रहे हैं? बेटा ये आपके काम की चीज है, इसलिए बता रहे हैं। इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये चीज मुझे याद है या मुझे आती है तो मैं अपना नॉलेज आपको दिखा रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। ये आपके सिलेबस में आपके काम की चीजें, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा जो है, इसका दूसरा जो भाग है वो 1625 से लेके 1650 के आसपास तक माना जाता है। कई लोग इसको 60 तक लेके जाते हैं। ये जो एज है ये जेम्स फर्स्ट का एज है। कौन सा एज है बेटा? ये जेम्स फर्स्ट का। और ये जो एज है ये चार्ल्स फर्स्ट का है। CHARLS। किसका बेटा? चार्ल्स फर्स्ट का है। इस एज को जो कहते हैं वो कहते हैं जैकोबियन एज। JACOBEAN। क्या कहते हैं बेटा इसको? जैकोबियन एज कहते हैं। अब आपके समझ में आ गई होगी कि क्यों बताया, क्योंकि जैकोबियन एज आपके सिलेबस में है। जैकोबियन एज क्या है बेटा? आपके सिलेबस में है। तो इस एज को क्या कहते हैं? जैकोबियन एज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको कैरोलाइन एज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? चार्ल्स फर्स्ट के नाम से कैरोलाइन एज कहते हैं, इसको जैकोबियन एज कहते हैं। तो कुछ चीजें हमने एज के बारे में, मिल्टन के बारे में, और एलेजी के बारे में, लेसिडास के बारे में, ड्रेमेटिक मोनोलॉग के बारे में, ये सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की। चलो भाई, यानी एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने है, आप सब इसका आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। इसको मैच कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में 3, 4, 5 चीजें पूछी जाती हैं साथ साथ। पहला है फेबल। फेबल क्या है? स्टोरी ऑफ एनिमल कैरेक्टर्स। एक्चुअली ये जो हमने क्वेश्चन लिया है वो रीड के सिलेबस से लिया है
उनके सिलेबस में एक टॉपिक है शॉर्ट स्टोरी। क्या है बेटा? शॉर्ट स्टोरी उनके सिलेबस में है। और शॉर्ट स्टोरी में स्टोरी के जो प्रकार हैं वो क्या हैं? ये जो प्रकार आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्टोरी के प्रकार हैं। फेबल, दूसरा है अनेक्डोट, तीसरा है फेबिलियो और चौथा है पैरेबल। ये सारे के सारी क्या हैं? स्टोरीज हैं। सबके सब किसके प्रकार हैं बेटा? ये स्टोरीज के प्रकार हैं। सबसे पहला देखिएगा, फेबल क्या होता है? फेबल होती है एक स्टोरी जिसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं। जिस प्रकार से थ्रस्टी क्रो की जो कहानी है उसमें एक मैसेज है, उसमें एक संदेश है, वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। और उसके जो कैरेक्टर हैं वो कौन है? क्रो है, यानी एक एनिमल है। समझ में आ गई बात? यानी वे शॉर्ट स्टोरी जिनके कैरेक्टर्स कौन होते हो बेटा? एनिमल होते हो, उनको क्या कहा जाता है? फेबल कहा जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ स्टोरी। दूसरा, अनेक्डोट भी एक स्टोरी होती है, लेकिन क्या है ये किसी रियल इंसिडेंट, कोई वास्तव में कोई घटना होती है, उस घटना को बताने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? अनेक्डोट्स कहलाती है। किसी आदमी के जीवन के बारे में आप कुछ बता रहे हो, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं, उनके जीवन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुई, उनको कहानियों के रूप में जब आप बताते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा? वो आपकी अनेक्डोट कहलाती है। चीजें समझ रहे हैं आप? चलो, A story of a real incident or about a real person is called anecdote। समझ में आ गई? उसके बाद देखते हैं, ये जो है ये कोई मिट्रिकल स्टोरी होती है, फेबिलियो, और इसमें इस प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं जैसे रेबेल्ड एक्शन, यानी अश्लील कहानी कुछ इसमें बताई जाती है। तो ये इस प्रकार की स्टोरी होती है। हालांकि ये हमने लिख दिया, लेकिन एग्जाम में इसको कभी नहीं पूछा जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट है, कौन सी? फेबल, अनेक्डोट और तीसरी कौन सी? पैरेबल। पैरेबल क्या होती है बेटा? ये भी शॉर्ट स्टोरी होती है। किसके जैसे? फेबल के जैसे। टीचर्स अ मॉरल लेसन, इसमें भी मॉरल लेसन होता है, इसमें भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है। लेकिन इसमें और फेबल में जो एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जो एक महत्वपूर्ण अंतर होता है, वो ये होता है कि इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जबकि फेबल में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं बेटा? एनिमल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे सही मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 ABCD। ठीक है भाई, समझ में आ गई? नेक्स्ट चलें। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ठीक तरीका हमें लगता है कि क्वेश्चन आंसर के तरीके से चीजों को क्लियर किया जाए। इससे एक फायदा तो हमें यह होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन ही आएगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर मेरी ये आदत है कि एक क्वेश्चन में मैं कम से कम भी 7-8 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में जो भी बात समझाने की है, जहां कहीं से भी कोई बात निकल सकती है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको पूरी बताई जाए। आप भी अपनी जब तैयारी करो तो यही तरीका अपनाना, कोई भी चीज को छोड़ना नहीं कहीं से भी। गॉथिक नॉवल इंडिकेट्स टू, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के सिलेबस में है। गॉथिक नाम से आपके सिलेबस में एक चैप्टर है गॉथिक, GOTHIC। गॉथिक का मतलब है गॉथिक रोमांस, गॉथिक का मतलब होता है गॉथिक नॉवेल्स, गॉथिक का मतलब होता है गॉथिक फिक्शन। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं अपन। ये है क्या? गॉथिक का मतलब गोथ नाम की एक जनजाति हुआ करती थी, गॉथ, GOTH, गॉथ। उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो सब का सब क्या कहलाता है? गॉथिक कहलाता है। एक तो ये, दूसरा ये है गॉथिक आर्किटेक्चर हुआ करता था, उससे रिलेटेड चीजें, तो ये आपको याद नहीं रखनी है। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जहां कहीं भी गॉथिक का मतलब आ जाए, आप एक वर्ड याद रखना, हॉरर। क्या याद रखना भाई? हॉरर। आजकल हॉरर मूवीज नहीं होती, डरावनी पिक्चर्स होती है ना, हॉरर मूवीज। तो गॉथिक का संबंध पूरा का पूरा किससे होता है? पूरा का पूरा गॉथिक का मतलब होता है डरावनेपन से, हॉरर से, फियर ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। फियर का मतलब होता है डर, सुपरनेचुरलिज्म का मतलब होता है जो चीजें सुपरनेचुरल का मतलब जो
पृथ्वी से संबंधित नहीं होते, भूत प्रेत इनसे संबंधित जो चीजें होती हैं वो इसमें होता है। यानी जहां कहीं भी फियर, टेरर, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, डरावनापन होता है, तो वो सारी चीजें किसमें होती है? गॉथिक में होती है। समझ में आ गया? गॉथिक किससे संबंधित होता है? ठीक है, ये सबसे पहले जो गॉथिक नॉवल लिखा गया वो किसने लिखा? यदि किसी को याद है तो बताओ भाई। द फर्स्ट गॉथिक नॉवल, कौन सा नॉवल जो पहला गॉथिक नॉवल माना जाता है, बताइए भाई। लिखेंगे होरेस वॉलपॉल, होरेस, HORAC, होरेस वॉलपॉल। होरेस वॉलपॉल का था कैसल ऑफ ओट्रेंटो, कैसल, CASTLE, कैसल ऑफ ओट्रेंटो, कैसल ऑफ ओट्रेंटो 1764 में लिखा गया था। कब भाई? 1764 में लिखा गया था होरेस वॉलपॉल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो। इसको पहला गॉथिक नॉवल माना जाता है। समझ में आ गई बात? यानी ये आपके सिलेबस में है गॉथिक, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा किसका नाम? होरेस का नाम याद रखना पड़ेगा और कैसल ऑफ ओट्रेंटो का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। याद रख लोगे? चलो एक और आपको बताते हैं थोड़ा सा। कहीं आपने सुना हो किस किसने एमिली ब्रोंटे को पढ़ा है? एमिली ब्रोंटे, वुदरिंग हाइट्स, वुदरिंग हाइट्स किस किसने पढ़ा है? वुदरिंग हाइट्स, W वुदरिंग, वुदरिंग हाइट्स, HEIGHTS। एमिली ब्रोंटे ने लिखा था। ब्रोंटे सिस्टर जो थी उनमें एमिली ब्रोंटे, BRONT, एमिली ब्रोंटे ने लिखा था। क्या लिखा था? वुदरिंग हाइट्स। ये एग्जांपल क्यों ले रहे हैं भी हम? गॉथिक नॉवेल्स तो और बहुत सारे हैं, इसी को क्यों लिया? क्योंकि ये भी MA में सिलेबस में है, किसी यूनिवर्सिटी, राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी के MA के सिलेबस में है। इसलिए वुदरिंग हाइट्स को याद रखना। जब भी गॉथिक्स का जिक्र आएगा तो हो सकता है होरेस वॉलपॉल का कैसल ऑफ ओट्रेंटो पूछ लें या फिर वुदरिंग हाइट्स, एमिली ब्रोंटे का वुदरिंग हाइट्स पूछ लें। तो ये इसका एग्जाम्पल है। समझ में आई बात बेटा? कुछ याद रह जाएगा ना? अरे कुछ ऐसा नया तो नहीं है ना? आराम से याद रहने वाली चीजें मेरे साथ साथ बोल लो 2-3 बार। क्या है बेटा? वुदरिंग हाइट्स क्या है? वुदरिंग हाइट्स, जब हाइट पे जाते हैं तो क्या लगता है? डर लगता है। डर लगता है तो क्या है? गॉथिक है। डर का नाम ही क्या है? गॉथिक है। किसने लिखा? एमिली ब्रोंटे ने लिखा। कर लेंगे, दिक्कत कोई नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आपको एक बात और बताना है कि ये जो एमिली ब्रोंटे थी, यानी ब्रोंटे सिस्टर्स थी, ब्रोंटे जो सिस्टर्स थी, इनका संबंध कौन से एज से है? आपको यह बताना है कि एमिली ब्रोंटे 3 सिस्टर थी ये, इन सिस्टर्स का, ब्रोंटे सिस्टर्स के नाम से जानी जाती हैं, इनका संबंध कौन से एज से है? अब आप कहेंगे सर जी बार बार एज बीच में क्यों ला रहे हो? अरे जब आपके क्वेश्चंस इनकरेक्ट होंगे, आपके क्वेश्चन जो गलत होंगे वो एजेस में से ही होंगे, क्योंकि आपने एजेस को ठीक से पढ़ा नहीं है। जब आप विक्टोरियन एज पढ़ेंगे, कौन सा एज पढ़ेंगे? VICTORIN, विक्टोरियन एज। कौन सा एज पढ़ेंगे बेटा? विक्टोरियन एज या विक्टोरियन मूवमेंट जब पढ़ेंगे तब आप वहां नॉवलिस्ट पढ़ेंगे। विक्टोरियन एज इज फेमस फॉर इट्स नॉवेल्स। इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ नॉवेल्स। ये नॉवेल्स का क्या है? गोल्डन पीरियड है। एक एक लाइन जो मैं यहां बोल रहा हूं, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं न कहीं पूछ ली जाएगी, इसलिए एक एक लाइन को ध्यान से सुनिएगा। ये विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं। कौन से एज की बेटा? विक्टोरियन एज के नॉवलिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अभी तक आपने कर दिया होगा सबने। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने अभी तक आंसर नहीं किया हो। देख के कर दो कौन सा है? हॉरर, टेरर, रिवेंज और ब्लड सेल। इसका संबंध किससे है? गॉथिक नॉवल से है। चीजें समझ में आ गई? चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मिस्ट्री प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन, ये जो क्वेश्चन है ये रीड के सिलेबस से हमने लिया है। हमने कोशिश की है कि इसमें रीड के क्वेश्चन भी हों, फर्स्ट ग्रेड के भी हों, सेकंड ग्रेड के भी हों। मिस्ट्री प्ले यानी आपको प्लेज के बारे में पता होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामाज या डेवलपमेंट ऑफ प्लेज,
तो पहले के प्ले को अपन छोड़ते हैं, अपन कहां से शुरू करते हैं? मिस्ट्री प्ले से शुरू करते हैं। MYSTERY, कौन सा प्ले बेटा? मिस्ट्री प्ले। उसके बाद में मिरेकल प्ले, MIRACLE, मिरेकल प्ले। उसके बाद में मोरालिटी प्ले, MORALITY, मोरालिटी। और उसके बाद में इंटरल्यूड्स, INTERLUDS, इंटरल्यूड्स। उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 3 प्ले जो हैं यहां से हम पूछेंगे, क्योंकि यहां से पिछली बार भी रीट में क्वेश्चन पूछा गया था, लिटरेरी टर्म पे पूछा हुआ था। ड्रामा की जो शुरुआत मानते हैं वो कैसी मानते हैं? रिलीजियस है। इसकी रूट जो है, ड्रामा कहां से शुरू हुआ, वो क्या है? रिलीजियस रूट, RALIGIOUS। रिलीजियस का मतलब क्या होता है बेटा? इसकी शुरुआत जो है वो धार्मिक है। यानी ड्रामा की शुरुआत कहां से हुई? चर्च से हुई। तो यानी प्रारंभिक जो ड्रामा है, शुरुआती जो ड्रामा है, वो कैसा था? रिलीजियस था। समझ में आ गया? मिडीवियल एजेस के जो ड्रामास थे, वो क्या थे बेटा? वो रिलीजियस थे। समझ में आ गई बात? यानी शुरुआत में ड्रामा चर्च के अंदर ही होता था। पादरी जो लोग होते थे वही कैरेक्टर्स होते थे, सब कुछ वही होते थे। और उस ड्रामा को क्या कहते थे? मिस्ट्री ड्रामा कहते थे, बेस्ड ऑन द स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। इसकी सीधी सी परिभाषा है, किसकी? मिस्ट्री ड्रामा की बहुत सीधी सी परिभाषा आपको एक ही लाइन में याद रखनी है, वो ये है MYSTERY। इसमें किस पे था? बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित था? बेस्ड ऑन द स्टोरीज फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स, SCRIPT। स्क्रिप्चर्स से था ये। स्क्रिप्चर का मतलब होता है बाइबल। यहां स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? बाइबल। यानी इसमें जो भी कहानियां थी वो सीधी की सीधी कहां से? बाइबल से ली हुई। इसके बाद जो ड्रामा आपका आता है वो कौन सा आता है बेटा? मिरेकल ड्रामा। कौन सा बेटा? मिरेकल ड्रामा आता है। ये कौन सा ड्रामा है? अब इसमें जो दिखाया जाता था ड्रामा में, वो क्या था? द इंपोर्टेंट इंसिडेंट्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेंट्स। जो सेंट होते थे, SAINTS, सेंट्स जो होते थे, उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण घटनाओं को दिखाया जाता था। उसको क्या कहते थे बेटा? मिरेकल ड्रामा। यानी ड्रामा कहां से? यहां सिर्फ और सिर्फ किसका मतलब था? बाइबल का। यहां किसका मतलब हुआ? सेंट का, यानी जो साधु लोग जो होते हैं। उसके बाद ड्रामा कहां आया? मोरालिटी ड्रामा आया। तीसरा ड्रामा जो है वो कौन सा बेटा? मोरालिटी ड्रामा। इस ड्रामा में क्या था? ये एलोगरिकल ड्रामा था। इसके जो कैरेक्टर्स थे, CHARACTRS, इसमें जो कैरेक्टर्स वो कौन थे? सिंबॉलिक। इसमें कैरेक्टर कैसे? SYMBOLI से सिंबॉलिक थे। एलेगोरिकल थे, ALLEGORICL। कैसे थे बेटा? एलेगोरिकल थे, या फिर आपको दिख रहा है ना, कैरेक्टर्स इसमें सिंबॉलिकल थे, एलेगोरिकल थे, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे। एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज थे। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का मतलब, इस ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते थे वो लाइफ हो सकता है, वो डेथ हो सकता है, मौत को कैरेक्टर बनाया हुआ है। सिन हो सकता है, पाप, सिन क्या हो सकता है? इसमें कैरेक्टर हो सकता है। यानी इसमें प्रतीकात्मक चरित्र होते थे, सिंबॉलिक कैरेक्टर्स होते थे। उसको क्या कहते हैं बेटा? मोरालिटी प्ले कहते हैं। तो 3 प्ले हैं ये। यहां से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप इसको लिखेंगे। इनके अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आप बताइएगा, अब तो बता देंगे इसका आंसर। बताओ भाई, सब के सब लोग इसका आंसर करो। मिस्ट्री प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन इंग्लिश फोकलोर। फोकलोर क्या होता है? जो परंपरागत कहानियां होती हैं। इंग्लिश लेजेंड्स, बिब्लिकल स्टोरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिब्लिकल स्टोरीज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बेटा? इसका बिब्लिकल स्टोरीज जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं किसमें? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं अपन। यही था क्या? देख लेते हैं, कुछ और दूसरा था? नहीं, 6th क्वेश्चन बीच में रह गया।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह जाता। क्वेश्चन पढ़ लो भाई सबके सब लोग, फटाफट क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद इसका आंसर करते हैं। आइडेंटिफाई द स्टोफी, एंटीस्टोफी एंड इपॉट। तीन चीजें हैं, इनको ढूंढने का, पहचानने का प्रयास कीजिएगा कि वास्तव में है क्या। स्टोफी क्या है, एंटीस्टोफी क्या है और इपॉट क्या है ये। पहला ऑप्शन है टाइप्स ऑफ ड्रामा। क्या ये ड्रामा के प्रकार हैं? नहीं है। ड्रामा के प्रकार कौन से हैं? इंटरल्यूड है, मिस्ट्री प्ले है, मोरालिटी प्ले है, ठीक है। उसके बाद में कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, फार्स है, ये सारी चीजें हैं, तो ये नहीं है। टाइप्स ऑफ ओड्स, क्या ये ओड के प्रकार हैं? नहीं। ओड के प्रकार मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी इसी क्लास में। पार्ट्स ऑफ पिंडारिक ओड, तो एक्चुअल में इसका ये टाइप ऑफ, पता नहीं क्या लिखना चाह रहा था, कुछ भी लिख दो आप यहां, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोनेट लिख दो, SONNET, टाइप्स ऑफ सोनेट्स लिख देते हैं। तो ये जो है आपकी स्टोफी, एंटीस्टोफी और रिपोर्ट जो है, ये पिंडारिक ओड के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? पिंडारिक ओड। अब पिंडारिक ओड को समझने के लिए आपको ओड को समझना पड़ेगा। व्हाट इज ओड? अब ये ओड आपके सिलेबस में है क्या? है ना, फर्स्ट ग्रेड भी और सेकंड ग्रेड भी। इसलिए जब हमने क्वेश्चन बनाया तो बहुत सोचा होगा ये बनाते समय। ओड क्या होती है? ओड इज अ टाइप ऑफ लिरिक, लिरिक प्रकार कह सकते हैं, लेकिन इसकी जो स्टाइल होती है वो सीरियस होती है। ये अक्सर किसी की प्रशंसा में लिखी जाती है, ये किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है। ओड टू वेस्ट विंड, ओड टू ऑटम, ये सारी की सारी क्या है? ओड है। जब आप डिटेल से ओड पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा हो जाएगी। चलो ओड के प्रकार देखते हैं अपन। बेटा जो भी कैंडिडेट, मैं फिर बता देता हूं कि लिटरेरी टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स, एजेज, इसके ऊपर यदि आप बहुत शानदार बुक पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरी बुक है, और इस बुक का नाम है वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्या नाम है पुस्तक का? वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आप इस बुक को खरीद सकते हैं, उसमें बहुत डिटेल से समझाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस वहीं से हैं। ओड के प्रकार देखते हैं, तो पहला जो प्रकार है ओड का वो है पिंडार ओड, PINDR, पिंडार। इसी के नाम से पिंडारिक ओड कहते हैं इसको, पिंडारिक ओड भी कहते हैं। कई कई जगह केवल पिंडार लिखा हुआ मिल जाता है। पिंडार कौन था? PINDR, पिंडार एंशिएंट ग्रीक पोइट था। कौन था बेटा? एंशिएंट ग्रीक पोइट था। इस ग्रीक पोइट के नाम पर एक ओड का नाम है, और वो कौन सी है? पिंडारिक ओड। दूसरा प्रकार जो ओड का है वह होरासियन ओड, HORATN, होरासियन ओड। कौन सी ओड बेटा? होरासियन ओड। और तीसरे प्रकार की जो ओड है वो है इर्रेगुलर ओड, REGULAR, इर्रेगुलर ओड। ये तीन प्रकार की ओड होती है। डिटेल आप इसको ओड में पढ़ लेना। हमारे यहां काम की बात जो है वो कौन सी है? पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड के तीन पार्ट होते हैं बराबर के। पहला कौन सा? स्टोफी। दूसरा कौन सा? एंटीस्टोफी। और तीसरा कौन सा? इपॉड। कोर्स का नाम सुना आपने? गायन मंडली। ये क्या होती थी ओड? पहले ऐसे ही लोग गाते थे, इसको लोगों के सामने गा के सुनाते थे प्राचीन काल में, तो इस प्रकार से ओड लिखी जाती थी। तो जब गायक वाली मंडली होती थी, कोर्स होता था, तो पहले वो राइट साइड से, स्टेज के राइट साइड से किधर जाता? लेफ्ट साइड में जाता। तो राइट से लेफ्ट जाता, उस बात को क्या कहते? स्ट्रोफी कहते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट। जो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता था उनका, जो गायन मंडली होती थी उसका राइट टू लेफ्ट मूवमेंट होता था, उसको क्या कहते थे? स्ट्रोफी कहते थे। समझ में आई बात? चलो उसके बाद देखिएगा, अब वो उधर से वापस आते थे। कहां से भी? राइट से किधर चले गए? लेफ्ट चले गए। अब वापस कहां से आएंगे? लेफ्ट से किस साइड में आएंगे? राइट साइड में आएंगे। ठीक है, उस मोमेंट को क्या कहते थे? एंटीस्टोफी। सॉरी भाई, उसको एंटीस्टोफी कहते थे।
और जब वो बीच में हो जाते थे बाद में लास्ट में, तो उसको क्या कहते थे? इपोड कहते थे। तो ये तीन प्रकार जो हैं वो किसके हैं? तीन जो पार्ट हैं ये किसके हैं? पिंडारी कोड के टाइप नहीं है, क्या है? पिंडारी कोड के पार्ट्स हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कोई एग्जाम्पल लिखिएगा पिंडारी कोड का, तो आप बताएंगे टॉम्स ग्रे का। किसका बेटा? THOMAS, टॉम्स ग्रे, जिसको थॉमस ग्रे भी कहते हैं। आपने इनकी एक एलेजी पढ़ी होगी बहुत शानदार, एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, पढ़ी है सबने? एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड आपने पढ़ी होगी। इनकी एक है द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, द प्रोग्रेस, PROGRESS, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी, POESY। पोइजी का मतलब पोइट्री है। ये कौन सी ओड है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारी कोड। ये किसका एग्जाम्पल है भाई? पिंडारी कोड का एग्जाम्पल है, ठीक है। इन्होंने एक और लिखी ओड, उन्होंने द बार्ड, BARD, द बार्ड। ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं किसके? पिंडारी कोड के। तो निश्चित रूप से आप इनको याद रखेंगे। तो ये हमारा किसके ऊपर चर्चा थी भाई? पिंडारी कोड पर चर्चा थी। नेक्स्ट और देखते हैं, चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which play featuring a hero who must overcome evil were allegorical in nature? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा प्ले जो है वो एलेगोरिकल होता है। एलेगरी भी आपके सिलेबस में है, आपको लिटरेचर ठीक से पढ़ना पड़ेगा। एलेगरी क्या होती है वो भी समझाएंगे। इनमें से कौन सा बताओ भाई? मिस्ट्री प्ले। किस किस बच्चे को याद हुआ है वो बताओ फटाफट। मिस्ट्री प्ले का संबंध किससे है? अपनी मेमोरी को याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक्चुअल करना क्या है? रिकॉल ही तो करना है। इसलिए रिकॉल करने की आदत डालिए, थोड़ा मस्तिष्क पे जोर डालिए कि चीजें याद आती हैं या नहीं आती हैं। सोचो कि अभी सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया था, क्या मुझे वापस याद है क्या? बताइएगा। मिस्ट्री प्ले का संबंध किससे है? मिरेकल प्ले का संबंध किससे है? मॉरलिटी प्ले का संबंध किससे है? और वही इसका आंसर है। और ये मोनोलॉग यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होते हैं? इसका संबंध फटाफट है। मिस्ट्री वाला क्या है? बाइबल से संबंधित है। इसका क्या है? सेंट से संबंधित है। और ये क्या है? एलेगोरिकल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या है बेटा इसका? सी। तो चीजें समझ में आ रही हैं आपके? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। सोनेट पे क्वेश्चन आता है अभी, अक्सर ही सोनेट पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप बताएंगे क्या क्वेश्चन इस पे बन सकता है। स्पेंसरियन सोनेट, सबसे पहले तो आप ये बताओ सोनेट के प्रकार लिख दो फटाफट, एक एक करके प्रकार लिख दो। सबसे पहला कौन भाई? सोनेट का प्रकार 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार की सोनेट आप जानते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोनेट डू यू नो? आप कितने प्रकार की सोनेट्स को जानते हैं? सबसे पहले लिख दीजिएगा। पहला कौन सा? इटालियन सोनेट, ITALIN, इटालियन सोनेट। या फिर पेट्राकन सोनेट, PETRARCHAN, पेट्राकन सोनेट। या फिर मिल्टोनिक सोनेट, इसी का नाम है MILTONIC, मिल्टोनिक सोनेट। एक ही सोनेट के नाम है सारे, इटालियन, पेट्राकन, मिल्टोनिक। इसका एक नाम और है क्लासिकल सोनेट, CLASSICL, क्लासिकल सोनेट, सोनेट। ठीक है। दूसरा भाई, दूसरा बताइएगा इंग्लिश सोनेट। दूसरा कौन सा? इंग्लिश सोनेट। इसका दूसरा नाम क्या है? शेक्सपियरियन सोनेट। आप रिवाइज कीजिएगा चीजों को फटाफट, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम यहां। शेक्सपियरियन सोनेट। तीसरे प्रकार की सोनेट कौन सी? स्पेंसरियन सोनेट, SPENSERIN, स्पेंस, ऊपर लिखी हुई स्पेलिंग देख लेंगे। स्पेंसरियन सोनेट। उसके बाद ये 3 सोनेट तो अक्सर आपने पढ़ी होंगी। अब हम आप लोगों को चौथे प्रकार की सोनेट पढ़ाते हैं, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है, कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा कि अब ये क्या बताने वाला है,
कर्टल सोनेट बताने वाला है। बिल्कुल सही आया बेटा आपके दिमाग में। क्या बताने वाला है? कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट भी एग्जाम में पूछी हुई है। ये जो पेट्राकन सोनेट होती है उसका 3/4 होता है, यानी 10.5 लाइन की होती है, इसलिए इसको 11 लाइन की कहा जाता है। ठीक है, किसने लिखी ये? जी एम हॉपकिंस। मॉडर्न पॉइंट है, जी एम हॉपकिंस, एच गिरार्ड मैनली हॉपकिंस। जी एम हॉपकिंस मींस गिरार्ड मैनली हॉपकिंस। लेकिन बेटा हम थोड़ा इससे आगे चलने वाले हैं और आपको एक नया प्रकार बताने वाला, कोडेड सोनेट। CAUDAT, कोडेड सोनेट। सोनेट का एक प्रकार क्या होता है? कोडेड सोनेट। इसको टेल सोनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल सोनेट। एक तो होती है कर्टेल सोनेट, ये वाली, और एक होती है टेल सोनेट। ध्यान दीजिएगा, एक कर्टेल सोनेट और एक कौन सी? टेल सोनेट। टेल यानी होता पूंछ लगी हुई। इसके क्या लगी होती है? इसके पूंछ लगी होती है। पूंछ का मतलब क्या है? ये थोड़ी सी बड़ी होती है, ये तो छोटी होती है कर्टेल सोनेट। तो ये 14 लाइन से बड़ी होती है, यानी इसके 14 लाइन की जो सोनेट होती है उसके साथ एक पूंछ और जोड़ दी जाती है, टेल और जोड़ दी, उसको कोडा कहते हैं। उस टेल को क्या कहते हैं? कोडा। CAUDA। उस टेल को क्या कहते हैं? कोडा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? कोडा। ठीक है, कोडा यानी होती पूंछ, टेल कहते हैं। ये कोडा कितनी हो सकती है? यानी ये 15 लाइन से लेके, 14 तो होती है, 15 से लेके 24 तक की हो सकती है। कोई 2 लाइन जोड़ देता है, कोई 5 लाइन, कोई 7 लाइन, यानी 14 से लेके, यानी 15 से लेके 24 लाइन तक की ये सोनेट हो सकती है। इस सोनेट को किसने लिखा? फ्रांसिस्को बर्नी। FRENS, फ्रांसिस्को बर्नी नाम था उसका। आप F बर्नी से याद रख लें। क्या रख लें? F बर्नी, BERNI। ये भी इटली के थे। क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग? कोडेड सोनेट। ये किसने लिखी सबसे पहले? फ्रांसिस्को बर्नी। तो BERNI, फ्रांसिस्को बर्नी। तो ये था मामला आपके सोनेट्स के प्रकार का। आप कहोगे गुरुजी सोनेट के प्रकार तो हो गए, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर करें, क्योंकि क्वेश्चन ये आया है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। चलो भाई, जब भी आपको सोनेट पूछेंगे तो आपको क्या पूछेंगे सोनेट में? सोनेट में आपको सोनेट की स्ट्रक्चर पूछेंगे। पेट्राकन सोनेट की स्ट्रक्चर जब पूछें तो आप क्या बताएंगे? ऑक्टेव और सेस्टेट बताएंगे। उसकी राइमिंग स्कीम बताएंगे। फिर आपसे शेक्सपियरियन सोनेट पूछेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पूछेंगे, 3 क्वार्ट्रेन और एक राइमिंग कपलेट पूछेंगे। उसकी आपको राइमिंग स्कीम पूछेंगे, ABAB, CD EF और GG, यही पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? ये किसकी है? शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम है। हमने ये क्यों लिखी? क्योंकि स्पेंसरियन सोनेट जो होती है उसको लिंक्ड सोनेट कहते हैं। लिंक्ड सोनेट यानी ये जुड़ी हुई होती है। शेक्सपियरियन सोनेट का ही एक प्रकार होता है। इसमें क्या होता है देखिएगा, राइमिंग स्कीम ABC ABAB। तो ये जो C से शुरू हुई है ना, ये कहां से शुरू होगी? ABAB, ये B से शुरू होगी, BC, यानी ये लिंक करेगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? अब ये एक क्वार्ट्रेन, ये एक क्वार्ट्रेन, वही इसमें होता है 4 4 8। ठीक है, अब तीसरा क्या होगा इसमें? CD। ठीक है, इसमें हो गया, और उसके बाद में क्या आ जाएगा? EE आ जाएगा। तो कितनी हो गई इसकी भी देख लेना भाई, पूरी 14 लाइन हुई कि नहीं हुई। ठीक है, तो ये जो राइमिंग स्कीम है, अब देखो ऊपर किसमें है? सी ABAB, BC CD और EE, ये इसमें है। तो ये आपकी क्या है बेटा? इसकी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं बेटा बताने के लिए। सोनेट में भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए हैं, लेकिन बाकी चीजें अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ठीक है। यदि आपको ठीक लगा हो तो एक बार जरूर सबके सब बच्चे पूरी ईमानदारी से अपने साथियों के साथ साझा कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।